प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आपने पिछली वीडियो में देखा था कक्षा 11th में हिंदी साहित्य में संकलित पाठ खानाबदोश, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। उसमें देखा आपने किस तरह से सूबे सिंह, जो कि भट्टे मालिक का बड़ा बेटा था, मालिक के बाहर चले जाने पर उस भट्टे पर आकर के अपना सारा काम धाम वही संभालने लगा, और किस तरह से इस वहां पर मजदूर के वर्ग में काम करने वाली उस महिला पात्र किसनी को लेकर के जो विवाद वहां पर शुरू हुआ, उससे चारों तरफ किसनी की बुराइयां फैलने लगी। सूबे सिंह पर भी तरह तरह के लांछन उठने लगे। किस तरह से वो सूबे सिंह के साथ बाजार जाने लगी, इस बात को देखकर के पूरे मजदूर वर्ग में चहल पहल हो चुकी थी। हंगामा होने लगा कि किसनी का क्या होने जा रहा है। उसके पति को भी शराब की लत लगा दी गई उसके ठेकेदार के द्वारा, और वो शराब पी करके पड़ा रहता था। यहां तक का दृश्य आपने देखा था। यहां से आगे देखिए क्या है कि असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा छोटे बाबू मानो को, कि अब आगे यहां से प्रसंग किसनी को छोड़ करके मानो जो पात्र था दूसरा मजदूर वर्ग में, उसके ऊपर ये समस्याएं खड़ी होने लगी। तो उसने बोल दिया असगर ठेकेदार ने कि आप किसनी को ले जा रहे हो, मानो को भी अपने साथ ले जाइए। अब देखिए क्या होने वाला था कि उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था कि मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। और असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को। बात पूरी होने से पहले सूबे सिंह ने उसने फटकार दिया कि तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। दोनों का ये बहस होना वहां शुरू हो गया। अर्थात किसने के स्थान पर मानो को भी ऑफिस के अंदर बुलाने के लिए वो तैयार हो गए। अब आप देखिए किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, क्या समस्याएं सामने आती हैं, और मजदूर वर्ग के लिए किस तरह शोषण और कुल मिलाकर उनके जीवन में यातनाओं का कहर टूटता है। और यही मानो के साथ हुआ जो किसने के साथ। असगर ठेकेदार की घिक्की बन गई एक साथ। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। इतना कहने के बाद क्या था, मानो ने सुखिया की ओर देखा जो उसका पति था। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था कि मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी को छुड़ाते बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया, यानी जसदेव वहां पर चल गया। असगर ठेकर जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी अब बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसे भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद भी नहीं था, इसलिए असगर जाए तो जाए कहां। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने जाके कहा। जसदेव ने विनम्रता से कहा, क्यों, तू उसका खसम है या उसकी? सूबे सिंह ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी गलत शब्द से जसदेव के साथ बोला। बाबूजी आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झंझाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया सूबे सिंह के द्वारा। भट्टे की आग में झोंक दूंगा, गाली देकर के बोला। किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसने धक्का दिया और जसदेव नीचे गिर पड़ा। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा चुका था। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले आए थे। वह दर्द से करा रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से से कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि किसनी का जीवन उन्होंने देख लिया कि सर सूबे सिंह के साथ रहती थी, और वो किसनी, मानो किसनी बनना चाहती नहीं थी, क्योंकि वो भी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव का हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। बस सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया जो अफसर साहब पेड़ के नीचे देर तक रात बैठा रहता था, आज शाम होते अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया। उसने खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी।
किसनी की झोपड़ी में से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। यानी आज इस घटना के बाद ट्रांजिस्टर चलना भी बंद हो गया था। बीच बीच में हैंडपंप की खच-खच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख पर देना ही दवाई का जगह काम करते थे। मानव ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेककर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी अलग के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानव को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानव को किसने नहीं बनने देगा। ये निश्चय कर लिया था। मानव भी गुमसुम अपने आप से लड़ रही थी कि बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाया जा रहा था कि क्या औरत होने का यही सजा है। वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही वह भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से वह एकदम सिर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया कि अभी तो पक्की ईंटों का मुझे घर बनाना है। भट्टे को कैसे छोड़ दूंगी। भट्टा छोड़ दिया तो फिर पक्की ईंटों का घर मेरा कैसे बनेगा। मानव रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका कि कहां जा रही है। जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूं। मानव ने सहज भाव से कहा कि बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा। क्योंकि जसदेव ब्राह्मण का लड़का था और वो अपने निम्न जाति के थे कि तुम्हारे हाथ की रोटी खाएगा, वो ब्राह्मण है। अकल मारी गई है तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्या मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है। मानव ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है। वह हमारे जैसा ही है। हम बना के खा रहे, हम भी खा लेगा, वो भी खा लेगा बेचारा। चारों तरफ सन्नाटा था। जब झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानव ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है। भीतर जाते हुए मानव ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह में दर्द की आहा निकली। कम वक्त कीड़े पड़ेंगे, मरेगा। हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है। मानव ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले रोटी खा ले। सुबह से भूखा है। 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानव ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद में कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर को पोर पोर टूट रहा था। एक एक नस नस में दर्द हो रहा था। भूख नहीं है। जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है। मानव ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है। जसदेव ने सवाल किया कि तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूं, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पिटे। फिर वह बामन हमारे बीच कहां से आ गया। मानव रुआसी हो गई थी। उसका गला रुंध गया था। चूंकि कारण था जसदेव की पिटाई स्वयं मानव के बुलाने के बाद बदले में जसदेव खुद वहां उपस्थित हुआ और पिटाई में फिर जसदेव बेचारा पीटा गया। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी तो जसदेव ने साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उसके बीच बड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी, मानो कुछ बिना कुछ खाए। दिन भर की घटना उसके दिमाग से खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, वह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था कि जैसे जसदेव का साथ उसे ताकत दे रहा है। ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। हम 2 हैं, हम 3 हो गया, यानी जसदेव हमारा साथी है। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उठ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था। वे ही फिर सामने खड़े हो गए। अगर जाए तो कहां। सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह, कहीं भी हमला कर सकता है। या फिर मानव को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवटें बदली। मानव जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया कि यानी मेरे से मानव को कहीं छीन ना ले। यह भय भी सुखिया को सताने लगा। जसदेव ने पूरी तरह जाग कर रात काटी। सूबे सिंह को गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते हुए असगर ठेकेदार से मिला था। असगर उसे शहर अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए
कहा था कि अपने काम से काम रखो, इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। जसदेव ने के बदले हुए व्यवहार को मानव ने टाल लिया था, यानी जसदेव बदल गया अपने व्यवहार से, क्योंकि दोबारा यदि मानव का साथ देगा तो फिर पिटेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। असगर ने भी उसको समझा दिया कि अब इनके चक्करों में क्यों पड़ते हो, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। क्या कहे भाई, जसदेव काम आए तो आए, साथ ना आए तो ना आए, क्या कर सकती थी। सुबेर सिंह को भी लगने लगा था कि मानव को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिशें निरर्थक साबित हुई थी, इसलिए वह मानव और सुखिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उसके पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करें, ना कोई रियायती वर्तन के साथ। अब तक सुबेर सिंह परेशान करने लग गया मानव और सुखिया। मानव ने कुछ छुपा नहीं था। सुबेर सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सुबेर सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। करे तो क्या करनी चाहिए। सुखिया और मानव दिन रात काम में जुटे हुए थे, फिर भी हर महीने से वे ज्यादा से कुछ नहीं बचा पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पा दी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए पूरा जोर लगा करके मेहनत कर रहे थे। इसलिए सुबेर सिंह भी की ज्यादा थी, सहन कर रहे थे, लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी कि हमें पक्की ईंटों का घर बनाना है। सुबेर सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया ने ईंट पातने का साँचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया, जहां पर जीवन और मौत से जूझना होता। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बनाई थी कि काम क्यों डरना, जो दिया है काम करेंगे। सुखिया को साँचा सचदेव को दे दिया गया था। जसदेव को साँचा मिलते जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानव पर हुक्म चलाने लगा था। मानव चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथ ली है, ईंटें हटाकर जगह बना दे, जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया था। मानव ने पाथी ईंटों को दीवार के शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करते ही मानव लौटकर झोपड़ी में आ गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ रहे थे। सुबह होने से पहले मानव उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में भी देर थी। जसदेव से पहले वे काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वे तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, यानी सारी पहले पाथी गई ईंटों को तोड़ दिया गया, जिसे जैसे किसी ने बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल पड़ी थी। वह दहाड़ मारकर रोने लगी थी। आवाज सुनकर सारे मजदूर वहां पर इकट्ठे हो गए। बेचारी ने दिन भर काम किया और पूरी मेहनत को चकनाचूर कर दिया गया। सारी ईंटों को तोड़वा दिया गया। जितने मुंह उतनी बातें वहां होने लगी। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, ना ही किसी जंगली जानवर का ही कोई काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर इन ईंटों को तोड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से मानव के जीवन में एक बदलाव यहाँ आया और किस तरह उसको तंग करने की एक अंतिम हद तक पार कर ली थी। मानव का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी, पागल हो गई, जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। बल्कि जसदेव उसके बराबर काम कर रहा था, उसको भी इतने ही पैसे मिलने थे। लेकिन जसदेव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जो भी बदल चुका था वो मानव का साथ देने से। सुखिया को भी हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। करे भी तो क्या करे। पक्की ईंटों का जो घर बनाना था, ये भावना मन में बार बार उथल पुथल मचा रही थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था कि कितनी मेहनत करने के बाद इनका क्या हाल कर दिया गया है। सुखिया को देखते ही मानव और जोर जोर से रोने लगे। सुखिया ने मानव की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उसकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। उनके सपना था कि इन पक्की ईंटों का काश हमारा एक पक्का घर बन जाए, लेकिन आज वो सब तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे।
ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। अब पैसे भी वंचित हो गए लेने से, पैसे भी नहीं मिलेंगे, पूरी मेहनत बेकार गई। अब इतनी ईंट फिर बांधने का काम फिर करना शुरू करेगा। मानव ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छल छल आई थी। उसे लगने लगा था कि जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, तरह तरह की कथाएं उसके सामने खड़ी की जा रही हैं। वहां रुकना उनके लिए अब कठिन हो गया था। वहां रुके तो रुके कैसे, क्योंकि बार बार सुबेर सिंह के द्वारा उन्हें हर तरह से तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। मानव का उसी समय हाथ पकड़ते हुए बोला कि चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, यानी इस तरह से उसके पति के द्वारा उसे कहा गया। पक्की ईंटों का मकान का सपना उसकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था कि शायद अब हमारे घर कभी पक्की ईंटों का नहीं बन पाएगा, ये उसने पक्का सोच लिया था। अब करे तो क्या करे। भट्टे से उठते वाले धुएं से आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। उसके जीवन के सामने भी मानो ऐसी ही काली चादर फैल गई। सब कुछ छोड़कर मानव और सुखिया वहां से चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह। जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए, पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल। पसीने के अक्स से को कभी इतिहास नहीं बना सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था, यह भट्टा जिस पर वो लोग काम करते थे। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानव ने जसदेव की ओर भी देखा था। मानव को यकीन था कि जसदेव उसका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुपचाप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था, क्योंकि जसदेव भी अपने वादे से पलट गया। मानव के सीने में एक टीस उभरी थी। सर्द सांस में बदलकर मानव को छलनी कर दिया उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर अंदर ही रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वो भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर, कि चलो अब यहां से चल के कहीं अपना जीवन फिर कहीं जिएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसी ही पक्की ईंटों का कोई अपना घर बना सके। तो इस तरह से ये पाठ आपने देखा किस तरह से एक मजदूर वर्ग के लोगों के लिए यातनाओं का पहाड़ बनकर के सामना करना पड़ता है, और फिर भी वो अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छी तरह सजा संवार नहीं सकते। इसलिए आप यही पाठ ये समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।